नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th के ओल्ड एनसीईआरटी के जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें किसके बारे में डिस्कस किया गया, हमारी कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या दिया रखा होता है, कुछ परिभाषाएं दे रखी होती हैं जिनका प्रयोग चैप्टर में हुआ होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि नकदी फसलें क्या होती हैं। तो नकदी फसलें यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, है कैश क्रॉप। ठीक है, वे फसलें जिनको किसान स्वयं अपने उपभोग के लिए नहीं वरन यानी कि बल्कि नकद बिक्री द्वारा धन प्राप्ति करने के मुख्य उद्देश्य से पैदा करता है। तो यहाँ पे किसान का जो उद्देश्य क्या होता है कि हमको जो फसल है उसको क्या करना है, बिक्री कर देनी, बेच देना है। इस उद्देश्य से वो फसल का उत्पादन करता है, उसका अपने स्वयं के उपभोग के लिए जो है उसका इस्तेमाल नहीं करता है। तो उसी को क्या बोलेंगे, नकदी फसलें। जैसे कपास हो गया आपकी, तो कपास क्या एक है, नकदी फसल है। ऐसे गन्ना हो गया, गन्ना भी क्या है, नकदी फसल है। जूट हो गया आपका। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, सारे नकदी फसलों के। फिर आगे दे रखा है शस्यावर्तन। शस्यावर्तन तो ये क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से उसी खेत में बारी बारी से भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाना। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना है तो देखिए, आपने देखा होगा एक मान लो कोई खेत है, ठीक है, तो गेहूं की फसल पहले उगाएगा जो किसान होता है जाड़े में। ठीक है, तो जाड़े में किसकी फसल उगा दी उसने, गेहूं की उगा दी उसने। फिर मौसम बदला तो उसके बाद किसकी उगाएगा, गर्मी में चावल की उगा देगा। ठीक है, चावल हो गया। तो इससे होता क्या है, अलग अलग फसलों को उत्पादन करने से जो भूमि होती है उसकी जो उर्वरक शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति जिसको बोलते हैं, यानी कि भूमि जो है कितनी अच्छी रहती है, उसके अंदर कितने ज़्यादा पोषक तत्व रहते हैं वो बने रहते हैं। अगर हम कोई खेत होता है और वर्ष भर जो है उसमें हम एक ही प्रकार की खेती करते हैं, फिर साल दर साल उसमें हम एक ही प्रकार की अगर खेती करते हैं, तो उससे क्या होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, जिससे जो भूमि होती है कैसी हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, शस्यावर्तन। तो ध्यान रखिएगा इस शब्द को, काफी बार ये आपको दिखाई देगा। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया कि सौभाग्य से जो है भारत जो कैसा है, एक कृषि संपदा में पर्याप्त संपन्न है, क्योंकि यहाँ पे जो है कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अवेलेबल है। इनके प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, यानी कि यहाँ पे बहुत प्रकार की जो है उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई के लिए विपुल जल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी अवेलेबल है भारत में, और सारे वर्ष रहने वाला वर्धन काल। वर्धन काल क्या होता है, वह समय यानी वह टाइम पीरियड होता है जिसमें जो फसल या फिर कोई भी जो पेड़ या पौधा ग्रो करता है, यानी कि उसकी वृद्धि होती है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्धन काल। उस संपदा के मूल आधार हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए जो है कृषि संपदा यहाँ पे मेन है। अनेक प्रकार की मिट्टी और विविध जलवायु, आपने देखा होगा भारत में जाड़ा भी होता है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। तो बहुत ही भारत का जो जलवायु कैसा है, बहुत ही विविध है, डाइवर्सिफाई है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, विविध जलवायु के कारण हमारे देश में क्या है, अनेक फसलें उगाई जाती हैं। अगर मान लो केवल जाड़ा होता तो हमारे यहाँ केवल एक फसल होती। ठीक है, चावल नहीं उत्पादन कर सकते हम, लेकिन हमारे यहाँ जाड़ा भी होता है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। भारत क्या है, अनेक कृषि उत्पादों में संसार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, जैसे चाय हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, जैसे मोटे अनाज, मूंगफली, तिल और सरसों के उत्पादन में क्या है, उसका प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे हालांकि यद्यपि कुछ चीज़ों में जो है चाइना नंबर 1 पे आ गया है अब, और भारत जो है उसका क्या है, दूसरा स्थान है। फिर चावल जो है पटसन है, और ज्वार के उत्पादन में क्या है, उसका द्वितीय स्थान है। तो ये डेटा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अभी चावल का उत्पादन में कौन हो गया है विश्व में, पहले स्थान पे चाइना हो गया है। तो ये डाटा जो कहाँ से लेंगे आप,
नए जो आपका करंट अफेयर्स होता है वहाँ से आप उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो है हमारा भारत का जो है इनके उत्पादन में एक विशेष स्थान है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ उत्पादन होता है। फिर तंबाकू हो गया, अलसी हो गया, गेहूं हो गया और कपास का भी क्या है, महत्वपूर्ण उत्पादक है। यानी भारत में ये सब फसलें जो हैं उत्पादन में अच्छा खासा प्रदर्शन करती हैं। चलिए अब देख लेते हैं। हमारे देश के संपूर्ण स्थल क्षेत्रफल के लगभग 19.47 भाग में वन है। तो ये अब बढ़कर के कितना हो गया है, 24% हो गया है, ठीक है। और 40% भाग में स्थायी चारागाह हैं। लगभग 13% भाग क्या है, बंजर है अथवा उस पर क्या है, बस्तियां हैं। इस प्रकार संपूर्ण स्थल क्षेत्रफल का 59% भाग शेष बचता है, जिसमें से क्या है 54% भाग पर क्या है, फसलों की खेती होती है या बाग लगाए गए हैं। तो ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से एक चीज पता चली कि बहुत बड़े हिस्से पे जो है फसल उगाई जाती है या फिर वहां पे बाग लगाए गए हैं। आपको यहाँ से ये चीज आपको पता चली। संपूर्ण स्थल क्षेत्रफल का 45% भाग प्रतिवर्ष वास्तविक रूप से फसलों के अंतर्गत आता रहता है। यानी कितने क्षेत्रफल पर जो है इतने प्रतिशत भूमि पर जो है यहाँ पे खेती होती रहती है प्रतिवर्ष। फिर क्या है, 80% से कुछ अधिक भाग 2 या 3 वर्षों में केवल एक बार खेती के काम आता है। यानी कि यहाँ पे 1 साल खेती होगी, फिर 2 साल के लिए इसको खाली छोड़ दिया जाएगा, फिर 2 साल के बाद या फिर 3 साल के बाद फिर से खेती की जाएगी, इस प्रकार होगी। शेष अवधि में वह परती छोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर खाली जमीन पड़ी है तो उसको क्या बोलते हैं, परती। फिर जिससे वह क्या होता है, पुनः उर्वर हो सके। यानी कि अगर हम परती इस जमीन को ऐसे छोड़ देते हैं बिना फसल के, तो उससे क्या हो जाता है, उर्वरक जो है उसकी उर्वरकता जो है पुनः वापस आ जाती है प्राकृतिक तरीके से। इससे प्रकट है कि हमारे देश में जो है कृषि कार्य के लिए और अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हमारे लिए क्या आवश्यक है कि हम अपनी वर्तमान कृषि योग्य भूमि पर गहन खेती करें। इसको क्या बोलते हैं, गहन कृषि, मतलब इंटेंस क्रॉपिंग। यानी कि सभी मौसमों में जो है वहां पे फसल का उत्पादन होता है। तभी हम अपनी विशाल और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए क्या है, पर्याप्त भोजन और अन्य कृषि कच्चे माल क्या होते हैं, जैसे कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चा माल। जैसे अगर आपको चीनी बनानी है तो हमको कच्चा माल चाहिए गन्ना। ऐसे ही जूट के अगर बैग बनाने हैं तो उसके लिए हमको जूट चाहिए, जिसको पटसन भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर कपड़े की मिल को धागा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कपास चाहिए। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत में कृषि में प्रयुक्त संपूर्ण स्थल क्षेत्रफल के 76% भाग में क्या है, खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। इस पर भी देश सदैव अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर नहीं रहता है। यानी कि हम जितनी भाग की खेती होती है उसके 76% हिस्से पर हम क्या उगाते हैं, खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, यानी खाने वाली फसलों को उगाया जाता है। लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत अधिक होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जो खाद्यान्न होता है कम पड़ जाता है तो उसका क्या करते हैं, आयात करते हैं। यानी कि दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। यद्यपि देश की जनसंख्या का 75% भाग कृषि से ही जीविकोपार्जन करता है। यानी कि 75% लोग जो हैं वो जो है किस पे निर्भर हैं, अपने जीविकोपार्जन मतलब अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो वो खेती पे ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। हालांकि अब ये डाटा कम होकर के कितना आ गया है, लगभग 65% हो गया है। अब वर्तमान, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी है तो यहाँ पे पुराने डेटा दे रखे हैं। अब लगभग जो है 65% जनसंख्या जो है किस पे निर्भर है, वो अपने जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, यानी इनकम के लिए कृषि पे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि और जीविकोपार्जन का जो है 75%, यानी कि अभी जो वर्तमान 65 हो गया है लगभग ये, तो कृषि से ही जीविकोपार्जन करता है। तो भी कुल कृषि उत्पादन का मूल्य जो है राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक नहीं है, ठीक है। अभी ये तो और कम हो गया है, यानी कि राष्ट्रीय आय में जो है इसका क्या है, योगदान कृषि क्षेत्र का कम हुआ है। चलिए, यह तथ्य हमारी कृषि की असंतोषजनक स्थिति की ओर ही संकेत करता है, ठीक है।
जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। आपने देखा कि पूरी जनसंख्या का जो है 65% लोग जो है लगभग किस पे निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन जीडीपी में अगर हम बात करते हैं योगदान कितना देता है, तो लगभग 15% के आसपास ही है, यानी करंट के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्तमान में जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। तो 65% लोगों की इनकम जो है 15% से ही आ रही है केवल। तो इसका मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन उससे होने वाली इनकम क्या है, बहुत ही कम हो। फिर भारतीय कृषि में जो क्या है, मानव श्रम का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि भारत में आपने देखा होगा मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। सभी ज़्यादातर काम जो किए जाते हैं कृषि के लिए वो किससे होते हैं, मानव के द्वारा किए जाते हैं। चाहे वो फसल का बुआई हो, कटाई हो, या फिर फसल के उत्पादन के बाद की गतिविधियां होती हैं, उसमें मानव श्रम अधिक लगा होता है। लेकिन आप देखेंगे विदेशों में, जैसे अमेरिका के लिए लेते हैं एग्जाम्पल, तो वहाँ पे सारे काम जो होते हैं किससे किए जाते हैं, मशीनों से किए जाते हैं। तो वहाँ पे मानव श्रम क्या है, कम होता है, और मशीनीकरण वहाँ की कृषि में बहुत अधिक है। फिर परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारतीय कृषि कैसी है, निर्वाह कृषि कहलाती है। यानी कि वो अगर मशीनों का इस्तेमाल करके हम करेंगे फसल का उत्पादन, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि लोग कम लगते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मशीनों से। लेकिन अगर हम मानव श्रम का इस्तेमाल करते हैं तो मानव श्रम महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, और जिससे क्या होता है, उत्पादन भी क्या होता है, प्रभावित होता है, कम होता है। तो ऐसे में क्या होगी, हमारी कृषि कैसी होगी, जीवन निर्वाहक कृषि होगी। यानी कि हम उतना ही उत्पादन कर पाएंगे जितना हम खाएंगे उसको, जितना स्वयं के उपभोग के लिए, यानी कि हम बचा नहीं पाएंगे उसको, हम विदेशों में बेच नहीं पाएंगे। समझ गया आप। फिर आगे, भारत के अधिकांश भागों में परिवार के सभी स्त्री पुरुष खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आप गांव में देखते होंगे तो अगर किसी का खेत है तो उसमें घर के सभी स्त्री और पुरुष और बच्चे सब मिलकर के साथ में कार्य करते हैं। व्यापारिक कृषि के विपरीत निर्वाह कृषि, यानी जो निर्वाहक कृषि है, वह कृषि है जिसमें किसान जो कुछ भी अपने खेतों में पैदा करता है उसका अधिकांश अपने उपयोग में ले लेता है। यानी कि 1 कुंटल अगर धान उसने पैदा किए हैं तो 70 किलो जो है वो उसका कंज्यूम कर लेगा, और बचा खुचा 30 किलो ही वो बेच पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत ही कम बेच पा रहा है, उसकी बचत जो है वो बहुत ही कम है। और विदेशों में देखेंगे जहाँ पर क्या बड़े बड़े खेत होते हैं किसानों के, वहाँ पे क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो अपने लिए वो बस 10 किलो रखेंगे, बाकी का जो होगा वो 90 किलो बेच देंगे। आप समझ गए होंगे फर्क क्या है। इसको क्या बोलते हैं, ये व्यापारिक कृषि होती है। और जो स्वयं के लिए इस्तेमाल के लिए होती है, यानी स्वयं ही खा जाते हैं जितना भी उत्पादन करते हैं, वो क्या हो जाती है, जीवन निर्वाहक। नाम से स्पष्ट है, बस जीवन चल रहा है, जिससे कि बाजार में बेचने के लिए उसके पास शायद ही कुछ बचता है, नहीं बहुत ही कम चीजें ही बचती हैं उसके पास, तो मार्केट तक जो है फसलें नहीं पहुंच पाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे खेतों में क्या है, निरंतर फसलें उगाई जाती हैं, फलस्वरूप खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। वनों की क्या अंधाधुंध कटाई हो रही है, अति चराई, यानी कि उसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग, यानी कि फसल जहाँ पे चारा लगा हुआ है वहाँ पे इतनी ज़्यादा कटाई हो रही, चराई हो रही है कि उसको फसल को बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी फिर। और कभी कभी होने वाली भारी वर्षा से क्या है, विस्तृत भूक्षरण हुआ, यानी कि भूमि का विनाश होना। भूक्षरण का मतलब मिट्टी बह जाना या फिर उसकी उर्वरकता समाप्त हो जाना। जनसंख्या की क्या है, निरंतर वृद्धि से खेत क्या हो रहे, छोटे छोटे हो गए हैं। मान लो कोई व्यक्ति है तो उसके 10 भाई हैं, मान लो अगर, या फिर 5 मान लेते हैं एग्जाम्पल में, तो 5 भाई हैं तो क्या होगा, 5 के जगह डिवाइड हो जाएगी, तो खेत कैसे हो जाएंगे, उसके छोटे हो जाएंगे। फिर जो है खेतों का अगर आकार जो है ये छोटा हो जाता है, इसमें अगर जनसंख्या अधिक होती है तो खेतों का जो अधिक छोटा होना, अगर खेत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, अलाभकारी बना देता है। यानी कि अब छोटा सा खेत है तो उसमें ना तो मशीन लाई जा सकती है, ठीक है, तो इससे क्या, और प्लस क्या, उत्पादन जो होता है इसमें वो भी कम ही होगा, क्योंकि छोटा है, उसकी एक निश्चित उत्पादन क्षमता है। तो ऐसे प्रति व्यक्ति यानी उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। संसार के जिन देशों में खेती की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे कम है उनमें भारत भी एक है। यानी भारत में जो है, जो प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में जो फसल का उत्पादन होता है वो बहुत ही कम हो रहा है अन्य देशों की तुलना में।
हमारे देश की कृषि की विधियों, यानी कि विधियों का मतलब कृषि करने के जो तरीके होते हैं, प्रयुक्त बीजों यानी जिन बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तथा कृषि उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था में सुधार की क्या है, बहुत ही आवश्यकता है। देश के जो अधिकतर भागों में क्या फसलों के नष्ट हो जाने पर किसानों को मिलने वाली सुरक्षा नहीं के बराबर ही है। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है फसल बीमा स्टार्ट की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि जो है किसी आपदा के समय होने वाले जो है कृषि में जो हानि होती है उससे किसान को राहत मिले। स्वतंत्रता के पश्चात देश में सिंचाई की अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। देश के अनेक भागों में अब खेतों पर भी क्या है, बिजली दी जा रही है, आपको पता ही होगा। खाद और उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि खाद हो गया, उर्वरक हो गया, इनके इस्तेमाल को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। नए औजार और नई कृषि विधियों के प्रयोग के प्रचार हेतु सरकार ने क्या किया, प्रदर्शन के लिए फार्म स्थापित कर रखे हैं। जगह जगह पे इसके लिए मेला लगाए जाते हैं, कृषि कुंभ जैसे इसका आयोजन यूपी में किया जाता है। ऐसे ही क्या है, अन्य राज्यों में भी जो है किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए जो है कृषि से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। सरकार ने नए बीजों को विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जिनसे क्या है, अधिक उपज प्राप्त की जा सकी है। ठीक है, खेती वाली क्या फसलों के मूल्य भी ऊपर उठ गए हैं, यानी कि अब उनका भी रेट बढ़ाया गया है। और इसके लिए जो सरकार ने क्या किया, एमएसपी भी लेकर के आई हुई है। ठीक है, ताकि जो किसान है उसको एक निश्चित आय सुनिश्चित की जा सके। फिर खेती वाली फसलों के मूल्य भी ऊपर उठाए गए हैं, जिससे क्या है, किसानों को अब अपनी फसलों का ऐसा मूल्य मिलने लगा है जो उसे कृषि में अधिक क्या है, धन लगाने को प्रोत्साहित करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो गेहूं की बुआई होनी है, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमने जो गेहूं कितना लेना है, 2000 रुपये कुंटल लेना है, तो इससे किसान को एक आश्वासन मिल गया कि कम से कम 2000 रुपये में तो हमारा जो उत्पादन जो है, गेहूं जो है वो बिक जाएगा। तो इससे क्या होगा, किसान जो है उस फसल को लगाने के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित होगा। ठीक है, कुओं के निर्माण और पानी के पंप, ट्रैक्टर तथा अन्य मशीनों की खरीद के लिए बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण प्राप्त करने की सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। तो अगर आप कुआं हो गया, कुआं का निर्माण करना है, कोई पंप लगाना है, ट्रैक्टर लेना है, या फिर अन्य कोई मशीन लेनी है जिसका संबंध किससे है, कृषि से है, तो इसके लिए क्या है, लोन चाहिए, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को ले सके। तो इसके लिए क्या है, सहकारी समितियों के द्वारा किसानों का क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के प्रबंध भी किए गए हैं। सरकार द्वारा प्रदर्शन के उद्देश्य से विशाल यंत्र चालित फार्म भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो सरकार के द्वारा किए गए ये प्रयास हैं ताकि जो है कृषि का जो क्षेत्र है उसका विकास हो सके। एग्जाम्पल दिया गया, राजस्थान का सूरतगढ़ फार्म इस प्रकार का क्या है, अच्छा उदाहरण है। रेडियो और टेलीविजनों पर किसानों को क्या है, जागरूक किया जाता है, उनके किसानों की सहायता की जा रही है, उनके लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं कृषि से संबंधित। तो वही लिखा हुआ है, उपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण की भी व्यवस्था की गई है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश के अनेक भागों में कृषि उत्पादन बढ़ गया है। बहुत सी नकदी फसलों के निर्यात के साथ साथ अब हम गेहूं हो गया और चावल भी देश की आवश्यकताओं से अधिक पैदा करने लगे हैं। उनके उत्पादन में यह वृद्धि जो है बाजार में मिलने वाले ऊंचे मूल्यों का क्या है, परिणाम है, क्योंकि हर व्यक्ति अब कृषि में अपना उचित योगदान देगा क्योंकि अच्छा मूल्य मिलेगा फसल का। इसलिए इस प्रकार क्या है, इस प्रकार वे हमारी नई नकदी फसलें बन गई हैं। अब यानी कि यहाँ पर जो है गेहूं और जो चावल का भी उत्पादन है वो भी एक प्रकार से समझो नकदी फसल की तरह ही उत्पादन किया रहा है, यानी अपने लिए नहीं उत्पादन कर रहा है किसान, क्या किस लिए कर रहा है, बेचने के लिए। वर्षों बाद क्या है, सन 1977 में पहली बार भारत ने गेहूं और चावल का निर्यात किया था, यानी कि क्योंकि उससे पहले हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं होता था, तो इसलिए जो है इस समय जो है इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ गेहूं और चावल का, तो वो निर्यात करने के लिए बच गया। देश के कुछ भागों में क्या, विशेषकर पंजाब हो गया, हरियाणा है, में गेहूं तथा अन्य अनाजों की उपज में अच्छी वृद्धि हुई है।
भारतीय कृषि के यह नई प्रगति प्रायः हरित क्रांति कही जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। यानी कि गेहूं और चावल के उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी उसी को ही क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये जो कृषि से संबंधित है, यानी कि अनाज के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, अब हम देख लेते हैं भारत में जो पाया जाने वाला मौसम। तो कृषि की ऋतु में यानी कौन कौन सी जो है ऋतुएं होती हैं कृषि के दृष्टिकोण से। तो जून में मानसून के आगमन के साथ भारत में क्या होता है? कृषि कार्यों का प्रारंभ होता है, क्योंकि कृषि करनी है तो पानी चाहिए हमको। तो जैसे ही जून आता है तो जून में क्या होता है? मानसून आता है भारत में, दक्षिण से जो उत्तर की ओर बढ़ता है। तो जून में क्या है? मानसून आगमन होता है। उससे क्या होता है? भारत में कृषि कार्यों का प्रारंभ होता है। खेती से क्या संबंधित दो ऋतुएं होती हैं मुख्य रूप से। पहली कौन सी? एक खरीफ है और दूसरी कौन सी? रबी है। मानसून की पहली बौछारों के साथ ही क्या है? खरीफ की ऋतु प्रारंभ हो जाती है। चावल, ज्वार बाजरा, मक्का, पटसन और कपास खरीफ की क्या है? मुख्य फसलें हैं। तो इनको नोट कर लीजिए। अक्सर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं। जैसे चावल हो गई, ज्वार बाजरा हो गया, मक्का हो गया, पटसन हो गया, कपास हो गया। ये कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। मक्के पर विशेष ध्यान रखिएगा। मक्का जो है खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। कपास पे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये फसलें शरद ऋतु में काटी जाती हैं। तो बोई कब जाएंगी? मानसून में बोई जाएंगी। और काटे कब जाएंगे? शरद ऋतु यानी ठंडा आने से पहले। फिर अब हम देखते हैं रबी की ऋतु। तो रबी की ऋतु का प्रारंभ वर्षा के बाद शरद में होता है। ठीक है, इसकी कटाई कब होगी? बसंत ऋतु में होगी, के कुछ दिनों बाद ही शुरू होती है। गेहूं, चना, जौ, अलसी और सरसों क्या है? रबी की मुख्य फसलें हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रबी की मुख्य फसलें कौन कौन से हैं, मिलाइए। तो गेहूं हो गई, ये भी रबी की है। चना हो गई, जौ हो गई, अलसी हो गई, सरसों हो गई, ये कब है? रबी की फसलें, यानी रबी के मौसम में ये बोई जाती हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख फसल में सबसे पहली प्रमुख फसल कौन सी? चावल। तो चावल भारत की क्या है? प्रमुख खाद्य फसल है। तो जिन भागों में, चाहे दक्षिण भारत में जाएंगे आप या फिर पूर्वी भारत में जाएंगे, तो वहां पे चावल क्या है कि प्रमुख खाद्य फसल है। संसार में चावल के उत्पादन में चीन के पश्चात भारत का ही स्थान है। तो नंबर 1 पे चावल का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। और दूसरे स्थान पर अगर बात करते हैं कौन है, तो भारत अपना है चावल के उत्पादन में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे होती है, इसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, मौसम कैसा होना चाहिए। तो चावल की उपज के लिए क्या है? एक समान रहने वाले उच्च तापमान। तो पहली खास बात निकल कर आई कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर की सुनिश्चित वर्षा। तो दूसरी खास बात क्या आई? वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब चावल का उत्पादन वहाँ पे होगा। साथ ही क्या है? चावल जो है चिकनी या मटियार मिट्टी में अच्छा पैदा होता है। तो चिकनी मिट्टी का मतलब बहुत ही जो बारीक मिट्टी होती है, जिसको क्ले बोलते हैं इंग्लिश में, जो डेल्टाई भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो ये चावल के उत्पादन के लिए बेस्ट है मिट्टी, क्योंकि इसके पौधों की वृद्धि के समय खेत में सदैव क्या होता है? पानी भरा रहना चाहिए। फलस्वरूप क्या होता है? मैदानों में चावल के खेतों की मेड़े मजबूत और कुछ ऊंची बांधी जाती है, ताकि खेत में पानी को हम भर सकें। पहाड़ी ढालों पर खेतों में पानी को रोकने के लिए उन्हें सीढ़ीदार बनाया जाता है। तो मान लो पहाड़ी क्षेत्र है कोई, तो हमेशा ऐसे इस टाइप की जो है सीढ़ीदार खेती यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे चावल की खेती कर सकते हैं। भारत की जो तटीय पट्टियों पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में चावल ही क्या है? मुख्य खाद्य पदार्थ है। यानी इन क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से चावल का ही उपयोग किया जाता है खाने के रूप में, मुख्य भोजन के रूप में। फिर आगे कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब है, हरियाणा के सिंचित भागों में भी चावल उगाया जाता है। कावेरी और कृष्णा के डेल्टा प्रदेशों में एक खेत से ही वर्ष में 2 से 3 फसलें तक ली जाती है। यानी जो दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई और गोदावरी नदी हो गई, इनके जो डेल्टाई भाग है वहाँ पे जो खेती होती है, तो वर्ष भर वहाँ पे चावल की ही खेती होती है और पूरे वर्ष में 2 से 3 जो है फसलों को उगाया जाता है।
जबकि अन्य अनेक क्षेत्रों में चावल खरीफ की फसल के रूप में केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। तो आपने देखा जो दक्षिण भारत है वहां पे वर्ष भर चावल की खेती होती है, लेकिन उत्तर भारत में केवल क्या है, खरीफ के मौसम में ही चावल की खेती होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगली प्रमुख फसल कौन सी हमारी है, गेहूं। तो गेहूं के लिए क्या है, गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे चावल खाया जाता है, सेकंड नंबर पे गेहूं। चावल के विपरीत गेहूं क्या है, रबी या फिर शीतकाल की फसल है। तो आपने देखा होगा रबी की फसल जो है कब दिखाई देगी आपको खेतों में, ठंड के समय। गेहूं की उपज के लिए अच्छे जल निकास वाली मिट्टी, यानी कि गेहूं में क्या है, पानी भरा नहीं होना चाहिए। अगर खेत में पानी भर जाएगा तो गेहूं की फसल चौपट हो जाएगी। तथा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा यहाँ पे वर्षा भी कम है, तो कम वर्षा होनी चाहिए और जो पानी हो वो कम होना चाहिए, यानी कि जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, खेत में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और साथ में तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये गेहूं के लिए चाहिए। वर्षा की आवश्यकता विशेष रूप से पौधों के बढ़ने के प्रारंभिक काल में होती है, यानी कि जब छोटे छोटे पेड़ बीज से जब पौधा बनता है तो उस समय पर हल्की वर्षा होनी चाहिए केवल। दाना पकने के समय उसे कोष्ण, कोष्ण का मतलब गर्म और धूप वाला मौसम चाहिए। भारत में गेहूं सामान्य रूप से क्या है, उत्तर पश्चिम के भागों में, अर्थात कौन सा भाग हो गया, पंजाब है, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इन प्रदेशों में क्या है, शीत ऋतु क्या है, अपेक्षाकृत लंबी और कुछ कुछ आर्द्र होती है, यानी कि यहाँ का मौसम जो होता है कैसा होता है, हल्की फुल्की जो मौसम में नमी भी रहती है, साथ में क्या होता है, शीत ऋतु भी लंबी होती है यहाँ पर है। दक्षिण भारत में शीत ऋतु नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, मालवा के पठार, दक्कन के पठार के कुछ भागों और गुजरात तथा राजस्थान के मैदानों में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आपने देखा होगा जैसलमेर हो गया, गांधीनगर हो गया, वहां पे क्या है, गेहूं की खेती की जाती है। वहां पे कैसे खेती की जाती है, वहां पे इंदिरा गांधी नहर है, उसके माध्यम से पानी को पहुंचाया जाता है और फिर वहां पे कृषि की जाती है। फिर रागी की अपेक्षा जो है ज्वार को कम वर्षा चाहिए। ज्वार क्या है, मुख्य रूप से क्या है, दक्कन के पठार, कर्नाटक के कुछ भागों में उगाया जाता है। यहाँ पर क्या है, वर्षा और भी कम होती है। ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ भागों में बाजरा पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे बताया रहा है कि क्या क्या फसलें यहाँ पे होती हैं। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से तथा नई और अधिक उपज देने वाली उपजातियों के विकास से ज्वार बाजरे की पैदावार क्या है, बराबर बढ़ती जा रही है, यानी कि इनका भी उत्पादन समय के साथ क्या है, बढ़ रहा है। तो नए उन्नत प्रकार के जो किस्म के जो बीज हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, साथ में अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, मक्का है। तो मक्का अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। साधारण वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मक्का की अच्छी पैदावार होती है, यानी कि वर्षा कम चाहिए इसको और तापमान ज़्यादा चाहिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार में मक्का बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। अगली जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है, दालें। दालें दालें जैसे कि कौन कौन सी दाल, चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, मसूर की हो गई, उड़द की हो गई, मूंग हो गई, मटर हो गई। ये क्या खास बात है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो क्या करेगा, प्रोटीन चाहिए उसको, और प्रोटीन कहाँ मिलेगा, मुख्य रूप से दालों को, यानी कि वो दालों का सेवन करेगा, दालें खाएगा, दलिया खाएगा वो। ठीक है, वे विशेषतया उन लोगों के लिए आवश्यक हैं जो मांस नहीं खाते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सारे भारत में उनका उत्पादन किया जाता है, यानी कि दालें जो होती हैं उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है, पानी की आवश्यकता नहीं होती है इनको है, इसलिए जो है ये उन क्षेत्रों में उगती हैं जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है और मौसम के आधार पर जो है वर्षा होती रहती है, उतने से ही ये इनका उत्पादन हो जाता है। दालें क्या फलीदार पौधे हैं, ठीक है, जो उस मिट्टी की उर्वरकता को पुनः स्थापित करते हैं जिसमें वे उगाए जाते हैं। सस्यावर्तन में उनका क्या है, प्रमुख स्थान है। सस्यावर्तन आपने पढ़ा था अभी, एक फसल की जगह दूसरी फसल, दूसरी जगह तीसरी फसल, इस तरह से जो चक्र बनाते हैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉप रोटेशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं सस्यावर्तन हिंदी में। तो उसके सस्यावर्तन में भी दालों की फसल को उगाया जाता है।
अब बात करें तिलहन। तिलहन मतलब जहाँ से तेल निकले, तो ऐसी फसल जिसमें से तेल निकले उनको क्या बोलते हैं? तिलहन बोलते हैं। तो भारत के संसार के जो है प्रमुख तिलहन उत्पादक देशों में से एक है। मूंगफली हो गई, तिल हो गई, सरसों हो गई, अलसी हो गई, अरंडी होगी के बीज भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन हैं, यानी इनका उत्पादन किया जाता है। दक्षिण भारत के लाल मिट्टी वाले प्रदेशों गुजरात तथा महाराष्ट्र के भागों में क्या है? मूंगफली बहुतायत में पैदा होती है, यानी जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है दक्षिण भारत में, यानी कि लाल मिट्टी, इसका मतलब उसमें क्या है? आयरन की अधिकता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? मूंगफली की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। और गुजरात जो है इसमें जो है प्रमुख उत्पादक है मूंगफली के उत्पादन में। मूंगफली का तेल खाना पकाने और वनस्पति घी के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तेल निकालने, तो इसमें जो है मूंगफली का इस्तेमाल जो है घी भी बनता है उसका है, और तेल भी बनता है, वनस्पति घी जो उसको बोलते हैं, और तेल भी बनता है। तो जो तेल निकालने के बाद जो बची हुई खली होती है वो किसका इस्तेमाल क्या करते हैं? दुधारू पशु, तो उनको खिलाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छा भोजन है, और वह मिट्टी के लिए खाद का भी काम करती है। विदेशों में मूंगफली की क्या है? बड़ी मांग है। जब मूंगफली का उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक होता है तो उसे मूल्यवान विदेशी मुद्रा कमाने के लिए क्या करता है? निर्यात कर दिया जाता है। चलिए, अलसी का जो तेल है खाद्य तेल के रूप में तथा पेंट व वार्निश आदि के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। अलसी में एक पाया जाता है ओमेगा 3। ठीक है, ओमेगा 3 पाया जाता है जो व्यक्ति के दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसका सेवन करना चाहिए व्यक्ति को, बहुत ही लाभकारी है ये। नारियल से प्राप्त गिरी भी भारत में क्या है? तेल का एक अन्य स्रोत है। नारियल तटीय पट्टियों में विशेषकर केरल में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ठीक है, तो नारियल का हम होता है मुख्य रूप से जो तटीय क्षेत्र होता है, क्योंकि ये कहाँ का पेड़ है? नारियल तटीय क्षेत्र पर पाया जाने वाला ये वृक्ष है। ठीक है, चलिए, सरसों गेहूं उत्पादक प्रदेशों में उगाई जाती है। तो सरसों कहाँ होती है? जहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ भाग हो गए, तो वहाँ पे जो है सरसों का उत्पादन किया जाता है। तो वही लिखा हुआ। और उत्तरी भारत में उसका तेल क्या किस लिए इस्तेमाल में आता है? खाना पकाने में। तो आपने देखा ही होगा, खाया भी होगा सरसों का तेल। तो वही लिखा है, इसका उपयोग जो है खाना पकाने में व्यापक रूप से किया जाता है। चलिए, अब अगली जो प्रमुख फसल है कौन सी है? वो गन्ना। तो गन्ना कैसी एक नकदी फसल है। ठीक है, तो गन्ना एक प्रकार की मोटे तने वाली घास है। तो गन्ना क्या है? घास है। विश्वास किया जाता है कि इसकी जन्मभूमि कहाँ है? भारत है, यानी कि गन्ना का जो है मूल स्थान, गन्ने का जो पेड़ है वो उसका जो ओरिजिन है, यानी कहाँ पे पहली बार उगा था, वो भारत ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। तो भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन करता है। गन्ने के पौधे को उच्च तापमान, तो तापमान कैसे चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। सिंचाई के लिए विपुल जल, ज़्यादा मात्रा में पानी भी चाहिए होता है इसको है, और अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो गन्ने के खेत में पानी भरना नहीं चाहिए। गन्ने के खेत में अगर पानी भर जाएगा तो फसल क्या हो जाएगी? वो खराब जाएगी। तो जल की निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि पानी बरसे और वो निकल जाए, ऐसी जगह होनी चाहिए। वहाँ पे गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना यद्यपि भारत के कई भागों में उगाया जाता है, परंतु उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और बिहार के सिंचित क्षेत्र ही उसके प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी कि मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश ही भारत का क्या है? लगभग आधा गन्ना उगाया जाता है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश अन्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, यद्यपि दक्षिणी राज्यों में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल कम है, यानी कि जो फसल बोने का एरिया है वो क्या है? कम है दक्षिण भारत में, परंतु उनमें गन्ने की जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो अधिक है। यानी दक्षिण भारत में जो है गन्ने की जो उपज है, यानी प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो क्या है? अधिक है उत्तर भारत के तुलना में। हमारे देश में गन्ने का उपयोग क्या होता है? किस लिए? गुड़ बनाने के लिए, खांडसारी और चीनी बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको पता ही होगा, जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा अच्छे से कि गन्ने से क्या क्या बनता है, और शहरी क्षेत्रों को भी पता होगा कि इससे क्या होता है। इससे गन्ने से शक्कर भी बनती है, यानी चीनी बनती है, गुड़ बनता है और खांडसारी बनती है। चलिए आगे देख लेते हैं।
कोयम्बटूर के अनुसंधान केंद्र पर गन्ने की नई किस्में विकसित की गई हैं। तो कभी भी आपसे पूछा है कि गन्ने का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र तो कोयम्बटूर में है। फिर चाय की बात कर लेते हैं हम आप, तो ये भी एक बहुत ही प्रमुख फसल है। भारत जो है चाय का सबसे प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद श्रीलंका और चीन का स्थान है, यानी कि चाय के उत्पादन में जो है भारत का जो है प्रमुख स्थान है। चाय क्या है, एक रोपड़ फसल, यानी कि इसका क्या है, रोपड़ किया जाता है, यानी कि फसल को क्या है एक बड़े से फील्ड में लगाया जाता है। उसके बाद ये कुछ समय, कुछ साल लेता है, कुछ सालों के बाद ये तैयार होती है चाय का पेड़। उसके बाद ये जो है चाय की पत्तियों का जो है इस तोड़ करके चाय बनाई जाती है उससे। तो वही लिखा है, चाय क्या एक रोपड़ फसल है और गहरी उपजाऊ तथा अच्छे जल निकास वाली मिट्टी में भली प्रकार से। तो यहाँ पे जो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए और जल निकास होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा ये पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उनके ढलानों पे जो है चाय के बागान होते हैं ताकि इनमें जल भराव की समस्या ना हो। फिर तापमान कैसा चाहिए होता है चाय को, तो कोष्ण यानी गर्म होना चाहिए और आर्द्र जलवायु, यानी कि नमी होनी चाहिए वायु में। तो आर्द्र जलवायु तथा सारे वर्ष होने वाली 200 सेंटीमीटर वर्षा उसके लिए क्या है आवश्यक है। चाय उत्पादक क्षेत्रों में महिला श्रमिक उत्तम कोटि की चाय की पत्तियों को चुनने में कुशल होती हैं, यह उनका बहुत बड़ा गुण है। चाय के बाग जो है असम के ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटियां में सीमित, यानी चाय का उत्पादन मुख्य रूप से भारत में अगर होता है तो कहाँ होता है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी जो है और साथ में जो सूरमा घाटी है वहां पे ही मुख्य रूप से उगाया जाता है, चाय का उत्पादन होता है। उनका विस्तार जो है पहाड़ों की ओर है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों के ढालों, पश्चिमी और मध्यवर्ती हिमालय के कांगड़ा तथा कुमायूं की जो है पहाड़ियां जो हैं उन क्षेत्रों में। इन कांगड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं, कुमायूं की पहाड़ियाँ, वहाँ पर भी जो है चाय उगाई जाती है। तो मैंने बताया आपको जहाँ पे जो है पहाड़ी एरिया होगा उन्हीं ढलानों पे ही जो है मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है। फिर भारत जो है चाय का प्रमुख निर्यातक देश है। श्रीलंका ही इसका क्या है प्रतिस्पर्धा है, यानी श्रीलंका भी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है निर्यात करता है। चाय के निर्यात से हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा क्या करते हैं अर्जित कर लेते हैं, यानी हमको डॉलर मिलता है, डॉलर। तो देश को चलाना है तो हमको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। फिर अब हम देख लेते हैं कहवा। कहवा का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉफी। तो भारत का दूसरा लोकप्रिय पेय क्या है, कहवा है। कहवे के पौधे के लिए उपजाऊ और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी, कोष्ण जलवायु और साधारण आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें आर्द्रता कम होती तभी भी चलेगी। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियों में इसकी उपज सबसे अच्छी होती है। भारत में इसका उत्पादन जो है अधिकतर कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तो कभी भी अगर पूछा है कि आपसे कि भारत में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कर्नाटक राज्य करता है। कर्नाटक के बाद जो है केरल हो गए, तमिलनाडु जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थानों पर आते हैं। भारत का कहवा जो है उत्तम कोटि का है, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, अतएव भारत के बाहर भी इसकी अच्छी मांग है। हम अपने उत्पादन का लगभग जो है आधा भाग जो है प्रतिवर्ष निर्यात कर देते हैं। तो कॉफी को के उत्पादन में जो है भारत का एक विशेष स्थान है और ये काफी निर्यात भी करता है कॉफी को, ठीक है। अब अगली फसल क्या है हमारी, मसाले, ठीक है। तो मसाले की खोज में ही तो आए थे भारत में कौन, अंग्रेज। भारत क्या है मसालों के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। वह काली मिर्च, अदरक और इलायची का उत्पादन करता है भारत, यानी कि मसाले निरंतर कहाँ, ऊंचे तापमान अधिक चाहिए उसको, ऊंचे तापमान वाले और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। भारत में मसालों का उत्पादन जो है मुख्य रूप से केरल हो गया और कर्नाटक राज्यों के मालाबार तट पर ही सीमित है, यानी कि भारत का अगर मैप देखेंगे आप, ये रफली मैप देख लेते हैं तो इन क्षेत्रों में जो कर्नाटक हो गया, केरल का जो क्षेत्र हो गया ये, तो ये मालाबार रीजन कहलाता है। यहाँ से मान लीजिए आप, यहाँ से, तो ये कर्नाटक और केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पर ही मुख्य रूप से जो है अधिक वर्षा होती है, गर्म जलवायु है यहाँ पर, तो इसलिए यहीं पर ही मसाले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं फल। तो फलों की अगर बात कर लेते हैं तो भारत में क्या है अनेक प्रकार के फल पैदा होते हैं।
भारत का सबसे महत्वपूर्ण फल क्या है? आम है। तो इसी को इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फलों का राजा है आम। यह देश के अधिकतर भागों में उगाया जाता है। अल्फांसो की स्वादिष्ट उपजातियां जिन्हें गोवा और कोंकण में हापुस कहते हैं। तो अल्फांसो की जो प्रजातियां हैं, एक प्रजाति कौन सी है? हापुस। तो बहुत फेमस है, आप देखते होंगे अक्सर टीवी वगैरह में हापुस आम की चर्चा होती रहती है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की दशहरी का निर्यात किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है? मुख्य आम की फसल की प्रजाति है दशहरी प्रजाति का आम यहाँ पाया जाता है। और अल्फांसो की एक प्रजाति है हापुस, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा इसकी विदेश में डिमांड रहती है और उनका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो वही लिखा क्योंकि वे उच्च कोटि के होते हैं और इनकी भारत विदेशों में बहुत ही डिमांड है। भारत इसके अलावा केले हो गए, संतरे हो गए, अनानास हो गया और नारियल का भी क्या है? विशेष उत्पादक है। और इनका क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं अगर बाहर डिमांड होती है। और ये भी सारे जो फसल हैं कैसी हैं? उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें हैं सारी। केरल तथा कर्नाटक राज्य की तटीय पट्टी में काजू उगाए जाते हैं। वृक्षों से तोड़ने के बाद काजू के फलों को भूना जाता है और छिलके ऐसी सावधानी से अलग किए जाते हैं कि उनके भीतर की गिरी समूची बनी रहे। तो अगर आपको देखना है कि काजू का पेड़ कैसा होता है, आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। पश्चिमी तट की महिला श्रमिकों द्वारा यह नाजुक काम बड़ी चतुराई से किया जाता है। भारत को काजू के निर्यात से जो है प्रति वर्ष काफी विदेशी मुद्रा मिलती है। निर्यात में वृद्धि के लिए भारत को काजू के कच्चे फलों के आयात पर ही निर्भर होना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे देश में जो क्या है? सेब है, आलूचे होता है, बादाम होता है, खुबानी होती है, आड़ू है और नाशपाती जैसे फल भी पैदा करता है, जो वास्तव में शीतोष्ण जलवायु के फल हैं, यानी ठंडे प्रदेशों में होने वाले ये फल हैं। वे अधिकतर कहाँ मिलेंगे? कश्मीर हो गया, कांगड़ा है और कुल्लू की घाटियों में तथा कुमाऊं की पहाड़ियों पर उगाए जाते हैं। यानी ये कहाँ मिलेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में। चलिए अगली जो फसल हमारी प्रमुख है सबसे, वो कौन सी है? कपास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कपास से क्या बनता है? रुई बनती है और रुई से धागा बनेगा, धागे से बनेगा कपड़ा, सूती कपड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये। कपास तंतुओं की रानी है। ठीक है, तंतु मतलब जो धागा होता है। यह भारत की सबसे प्रमुख नकदी फसल है। यह खरीफ की फसल है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में कपास का पौधा अच्छी तरह उगता है। तो अगर बात करते हैं कि कपास की खेती मुख्य रूप से भारत में कहाँ पे होती है, तो काली मिट्टी में। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये अगर मान लो आपका रफली मैप है, तो दक्कन का जो पठार है ये आपका, ये जो दक्कन का पठार है ये कुछ यहाँ तक फैला है, गुजरात तक फैला हुआ है ये। ठीक है, इन भागों में ही क्या है? मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में जो है क्या मिलेगा आपको? कपास मिलेगा। वर्धन काल में क्या है? पर्याप्त वर्षा के साथ साथ इसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि तापमान भी चाहिए होता है। कपास के डोडो के पक कर तैयार होते समय इसे क्या? खुली धूप वाला तथा धूल रहित मौसम चाहिए। जब यानी कि इसके अंदर फूल आ जाते हैं, डोडे आ जाते हैं, यानी कपास आ जाती है जब, तब कैसा मौसम होना चाहिए? खुली धूप होनी चाहिए, तेज धूप होनी चाहिए। और मौसम कैसा होना चाहिए? धूल रहित होना चाहिए। अगर इस मौसम में चक्रवात वगैरह आ जाते हैं तो पूरी फसल क्या होती है? चौपट हो जाती है। इसी समय कपास की चुनाई की जाती है। तो अगर आपने कपास का पेड़ अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए, डालिए कॉटन ट्री, आपको वहां पे दिखाई देगा कि कपास का पेड़ कैसा होता है। भारत की अधिकांश कपास जो है छोटे और मध्यम रेशे वाली होती है। तो भारत में जो कपास होती है उसके रेशे कैसे? छोटे हैं और मध्यम आकार के हैं। लेकिन पाकिस्तान में या फिर मिस्र में जो कपास होता है उसके रेशे बहुत ही लंबे होते हैं। तो हमेशा कपास अच्छा कौन सा होगा? जो लंबे रेशे वाला होगा। फिर लंबे रेशे वाली कपास अब पंजाब व हरियाणा के भागों में उगाई जाती है। भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य हैं। तो सबसे ज्यादा जो है इन्हीं क्षेत्रों में जो है कपास का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही काली मिट्टी मिलती है, तो जाहिर सी बात है यहीं पर होगा। इनके पश्चात अन्य भाग कहाँ? पंजाब है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या की जाती है? कपास की खेती की जाती है। हमारे देश में जो है कपास की जो प्रति हेक्टेयर जो है उपज भी बहुत कम है, यानी कि जो
पर्टिकुलर कोई एरिया, 1 हेक्टेयर एरिया है, इसमें जो कपास का उत्पादन होता है वो क्या है, बहुत ही कम होता है अन्य देशों की तुलना में। फिर हम बात कर लेते हैं पटसन की, यानी कि जूट। ठीक है, तो जूट आपको आसानी से याद हो जाता है, तो जूट आप याद रखिएगा, इसको पटसन भी बोलते हैं। पटसन क्या है, एक अन्य तंतु है, यानी तंतु मतलब फाइबर का धागा, यानी धागा, धागे को बोलते हैं तंतु, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो तंतु यानी ध्यान रखिएगा, जिसको रेशा बोलते हैं, रेशा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर, और इसी से बनता है धागा। जैसे जूट का धागा होगा तो जूट का धागा बनेगा, कपास होगा तो कपास का धागा बनेगा। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में क्या है, महत्वपूर्ण होने के कारण उसे प्रायः भारत का क्या बोलते हैं, सुनहरा तंतु, ठीक है, कहते हैं। पटसन को उच्च तापमान, यानी पटसन की खेती कहाँ पे होगी, जहाँ पे तापमान कैसा होना चाहिए, ज़्यादा उच्च होना चाहिए, प्रचुर जल, ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, और ऐसी मिट्टी चाहिए जिसकी उर्वरकता जो है निरंतर बनी रहे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, भारत में पटसन की जो है खेती मुख्यतः कहाँ से होती है, पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा में केंद्रित है, क्योंकि वहां पर ही इस तरह की कंडीशंस मौजूद हैं। अब इसे समीपवर्ती राज्यों में भी पैदा किया जाने लगा है, जैसे बंगाल के नज़दीक में कौन सा है आपका, असम हो गया, वहाँ भी उगाया जाने लगा है, बिहार है वहाँ भी उगाया जाने लगा है, साथ में आंध्र प्रदेश है वहाँ पर भी होता है कुछ मात्रा में। ठीक है, विभाजन के पश्चात कलकत्ता के आसपास स्थित पटसन मिलों की आवश्यकता पूर्ति के लिए भारत बहुत थोड़ा पटसन जो है पैदा करता है। यानी कि जब विभाजन हो गया, मतलब पहले क्या था, ये यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे आपका क्या है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे जो है पटसन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। ठीक है, पटसन की खेती होती थी, लेकिन जब बांग्लादेश पाकिस्तान में चला गया तो यहाँ की मिलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पे जो है खेती की जाने लगी पटसन की। कहाँ पे, भारत के जो है पश्चिम बंगाल में और बिहार में, असम में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे इसकी खेती संभव थी वहाँ पे की गई। ठीक है, लेकिन परंतु अब हम पटसन के उत्पादन में करीब करीब आत्मनिर्भर बन गए हैं। पहले क्या था, सारी जितनी भी पटसन थी कहाँ चली गई थी, जो खेती वाला एरिया था वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया था, तो मिल को जो है पटसन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए क्या है, हमने अपने यहाँ ही उगाना इसको शुरू कर दिया। पटसन की वस्तुओं के निर्यात में बांग्लादेश से प्रतियोगिता करना पड़ती है। देखो बांग्लादेश में क्या है, पटसन का उत्पादन करने की जो है प्राकृतिक दशाएं हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे प्राकृतिक दशाओं की वजह से जो है वहाँ पे पटसन सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, वहाँ की उत्पादकता बहुत अधिक है। साथ में क्या, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो सस्ता श्रम मिल जाता है। तो ऐसे में भारत को जो है बांग्लादेश से क्या करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, यानी कॉम्पिटिशन करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में। बांग्लादेश उत्तम कोटि के पटसन के उत्पादन में अधिक अनुकूल स्थिति में है। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की भावना ही दोनों देशों के लिए क्या है, लाभदायक रहेगी। यानी कि दोनों देशों को आपस में प्रतियोगिता ना करके सहयोग करना चाहिए, यानी कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे की। अगली फसल क्या है, तंबाकू। तो तंबाकू भारत की क्या है, एक अन्य नकदी फसल है, ये भी क्या है, नकदी फसल है। तंबाकू के उत्पादन में जो हमारा स्थान विश्व में क्या है, तीसरा है। भारत में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक कौन है, आंध्र प्रदेश। तो अगर पूछा है कि भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, यहाँ पर भी जो है तंबाकू उगाया जाता है। चलिए अगली जो प्रमुख फसल है वो कौन सी, रबड़। तो रबड़ भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, औद्योगिक कच्चा माल है। ठीक है, भारत में जो है ये रबड़ का उत्पादन जो है मुख्य रूप से कहाँ है, केरल। ठीक है, तो भारत में केरल ही एकमात्र जो रबड़ उत्पादक राज्य है। तो कभी भी पूछा है कि रबड़ का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है भारत में, तो केरल, बस आंख मूंद करके केरल पर निशान लगा दीजिए आप। रबड़ के छीड़ से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त की जाती है। वर्ष भर उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रबड़ के वृक्ष क्या है, खूब बढ़ते हैं। तो तापमान कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और वर्षा कैसी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, तो वहां पर ही रबड़ की खेती हो सकती है। हम अपनी सारी रबड़ जो है टायर और ट्यूब बनाने में प्रयोग कर लेते हैं। इसका मतलब हम क्या, निर्यात को नहीं करते, यानी हम रबड़ का निर्यात नहीं कर पाते हैं। अब तुम समझ सकोगे कि हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी मिट्टियों के कितने ऋणी हैं, क्योंकि सारी फसल कहाँ होना है, मिट्टी में ही होनी है।
मिट्टी हमें न केवल खाद्य देती है बल्कि काष्ठ यानी लकड़ी, रबड़, तंबाकू, कपास, पटसन और गन्ना जैसे औद्योगिक कच्चे पदार्थ भी प्रदान करती है। यदि कृषि उत्पादन की प्रगति निरंतर जारी नहीं रहती तो हमारे अनेक उद्योग जैसे वस्त्र हो गए, चीनी है, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारी औद्योगिक प्रगति में क्या बाधा आने की एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्री कैसे प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ दे रखी हैं परिभाषाएं वगैरह, तो आप देख लीजिए। पहली परिभाषा दे रखी है हरित क्रांति, हमने अभी ऊपर देखा। तो हरित क्रांति क्या, हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास। इसमें मुख्यतः क्या, नए बीजों, खादों और उर्वरकों का क्या है प्रयोग तथा सुनिश्चित जल आपूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में अधिक वृद्धि हुई है। तो इसी को क्या कहा गया, हरित क्रांति, यानी कि अनाज के उत्पादन में तेजी से वृद्धि ही क्या कहलाएगी, हरित क्रांति कहलाएगी। फिर रोपड़ कृषि क्या होती है, रोपड़ कृषि बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में, यानी बड़े बड़े इनके फार्म हाउस होते हैं, ठीक है, या चाय के बागान हो गए, तो इन इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए जो है एक या एक से अधिक किस्म के पौधों के रोपड़ की पद्धति को क्या बोलते हैं, रोपड़ कृषि कहते हैं। तो ये रहा आज का चैप्टर। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है, समझ में आया है, कुछ मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।